हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? फर्स्ट क्लास। कोई डाउट आपको? अपना जो ये चैप्टर है या जो अपना लास्ट टॉपिक है उसमें से आपका कोई डाउट हो? ठीक है, कोई डाउट नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, लास्ट वाली जो क्लास थी, ठीक है, उसमें हमने जनरली कंप्लीट कर लिया था जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस था, यानी कि शुक्र जनन, या शॉर्ट में कहे तो शुक्राणुओं का जो निर्माण, शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम कवर करेंगे दो टॉपिक। जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपना oogenesis का, या उसे कहेंगे हम अंडजनन। ठीक है। और जो सेकंड अपना टॉपिक होगा वो होगा मेस्ट्रुअल साइकिल, या रज चक्र, या आर्तव चक्र, या महावारी। ठीक है, क्लियर है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, oogenesis या अंडजनन। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की थी कल वाली जो क्लास थी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, और ये जो प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस उसे हम बोल रहे थे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी कि जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक उसी तरह oogenesis होती है, उसे हम कहते हैं ओवम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस। ठीक है। तो देखो, मैच्योर फीमेल गैमेट्स, ठीक है, या हम बात करें ओवम या ooted, ठीक है, इसके जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, ये निर्माण है एक्चुअल में, ठीक है, यानी कि परिपक्व मादा युग्मक या ooted या जो ओवम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम अंडजनन या oogenesis। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जैसे कि हमने शुक्र जनन में पढ़ा था कि जो शुक्र जनन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होती है, और इसका जो प्रारंभन होता है वो होता है अपना यौवनारंभ की जो अवस्था आती है, जो प्यूबर्टी की जो स्टेज आती है उस पर। ठीक है। बट अगर हम बात करें oogenesis की या अंडजनन की, तो ये एक नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन है, जो प्रारंभन है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज से हो जाता है, यानी कि जब भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, या जब भ्रूण जनन हो रहा होता है, उस टाइम पर ये जो फोलिकुलर सेल्स है जिनसे सॉरी, ये जो फोलिकुलर सेल्स है जिनसे अंडाणु का निर्माण होगा, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करें तो इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस की बात करें तो मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है जो फोलिकुलर सेल्स का, ठीक है, जिनसे ओवम फॉर्म होंगे, वो ओवरी से बाहर प्रोड्यूस होती है। देन फिर ये वहां से मूव करती है या वहां से ये ट्रांसफर होती है ओवरी के अंदर। ठीक है। जैसे फीमेल्स का जो जनन काल है वो होता है सीमित, लिमिटेड। सीमित का मतलब हो गया कि जैसे हमने पढ़ा कि शुक्राणुओं का कंटिन्यूअसली होता है और वृद्धावस्था तक इनका निर्माण चलता रहता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो जो अंडाणु है इनका निर्माण जो है भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे 45 से 50 साल की जो अवस्था होती है उनमें इनका जो निर्माण है वो रुक जाता है। ठीक है। इनके निर्माण की जो प्रोसेस है, ठीक है, उनको हम कहते हैं oogenesis, और इनके स्टॉप होने की जो प्रोसेस, यानी इनका जो फॉर्मेशन है उसके स्टॉप होने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, या रजोनिवृत्ति। ठीक है।
देखो जैसे मैंने बताया कि जो फीमेल जो जनन कोशिकाएं है, ठीक है, यानी कि जो प्रीमोडियल सेल्स, ठीक है, या जो उगोनियम है, उनका जो फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनस होता है, यानी कि ओवरी से बाहर इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो भी जो योग सैक होता है, ठीक है, जो पीतक कोश जो लेयर होती है, उसकी जो मेसोडर्म लेयर है उससे इसका फॉर्मेशन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। और गर्भावस्था के 5th सप्ताह में, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के 5th वीक में ये ट्रांसफर हो जाती है ओवरीज के अंदर, ठीक है। 5वें सप्ताह में ये जननांगों में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हम प्रेगनेंसी का जो 8 मंथ होता है, 8वां जो माह होता है, ठीक है, उसमें ये जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, वो हो जाती है डिफरेंशिएट यानी विभेदित। विभेदित होने का मीन्स क्या हो गया कि इनके अंदर जो हमने 2 पार्ट पढ़े थे जनरली ओवरी में, कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट, जिसमें कोर्टेक्स वाले पार्ट में सारी फोलिकुलर सेल्स थी, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि मेडुला और कोर्टेक्स पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अंडजनन जन्म से पूर्व यानी गर्भाशय अवस्था में यानी भ्रूण अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और भ्रूण अवस्था की भी बात करें हम पर्टिकुलर टाइमिंग की, तो ये भ्रूण अवस्था में 2nd माह में ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। देखो जो अंडजनन है वो 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रावस्था होती है, जैसे देखो शुक्र जनन की 3 प्रावस्था थी, शुक्र जनन में 3 प्रावस्था पढ़ी थी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन स्टेज, ठीक है, या हिंदी में बोल रहे थे हम गुणन प्रावस्था, जिसमें जो बात करें हम जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी उनमें समसूत्री विभाजन हो रहा था और काफी सारी अदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक उसी तरह फीमेल्स में जो oogenesis की जो प्रोसेस है, उस oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें जो oogoनियम सेल्स है, ठीक है, उन oogoनियम सेल्स में वही माइटोसिस डिवीजन चलेगा, वही समसूत्री विभाजन चलेगा, जिससे इनकी संख्या इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट जो फेज है उसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। इस प्रावस्था में जो फीमेल जनन कोशिका है, ठीक है, या oogonia है, वो और अधिक oogonia बनाने के लिए समसूत्री विभाजन करती है। जैसे जो स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें स्पर्म बनाने के लिए ये अधिक जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका फॉर्मेशन कर रही थी, ठीक उसी तरह तथा अंततः प्राथमिक oocyte का फॉर्मेशन कर लेती है। प्राथमिक oocyte का जैसे फॉर्मेशन है, एक यहाँ पे कंसेप्ट याद करो, जैसे मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है उसका फॉर्मेशन कब हो रहा था, जो ग्रोथ फेज थी, जिसमें वो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही थी, वाटर एब्जॉर्ब कर रही थी और अपने साइज को इंक्रीज कर रही थी। ठीक सेम वही प्रोसेस चलता है यहां पर, ठीक है। अब देखो ये बात चल रही है अपनी भ्रूणीय अवस्था की, यानी कि जो भ्रूणीय अवस्था है, ठीक है, उस भ्रूणीय अवस्था में ये जो oogoनियम सेल्स है समसूत्री विभाजन करेगी और अधिक oogoनियम सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बात की स्पर्मेटोगोनिया में तो प्यूबर्टी के टाइम पर ये प्रोसेस चल रही थी, ठीक है, और वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस आगे चल रही थी, यानी कि जैसे जैसे अपनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी उससे सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी से स्पर्मेटेड बने थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसेस अपनी एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज पे चल रही है, एम्ब्रियो जो स्टेज है उस पे चल रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वाली जो प्राइमरी जो oocyte वाली जो कंडीशन है उस पर आकर ये, ठीक है, जैसे हम अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पढ़ा है कि फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो ये जो oogoनियम सेल है या ये जो प्राथमिक oocyte जो सेल है, ठीक है, ये प्राथमिक oocyte प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में आकर रुक जाती है, ठीक है। ये प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, आगे डिवाइड करती नहीं है और एज इट इज बनी रहती है, ठीक है। यह गर्भावस्था के 2nd माह से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यह गर्भावस्था की 22 से 25 सप्ताह में पूर्ण हो जाती है, ठीक है। और यहां तक मतलब सारे जितने भी जो oogoनियम सेल्स थी वो
गर्भावस्था के 22 से 25 सप्ताह में प्राथमिक oocyte वाले स्टेज पर आकर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये असतत प्रक्रिया है, मतलब अब प्राथमिक oocyte का निर्माण हो गया और ये सारी प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में आकर सस्पेंडेड हो गई या अरेस्ट हो गई, यानी रुक गई। ठीक है, अब आगे इनमें कोई डिवीजन नहीं चल रहा। ठीक है, जन्म के पश्चात, और जैसे मैंने आपको बताया कि अंड जनन में जितने भी फोलिकुलर सेल्स बनेंगी या जितने भी ओगोनियम सेल्स बनेंगी, ठीक है, वो भ्रूणीय अवस्था में बन जाएंगी। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म के पश्चात ना तो कोई नई प्राथमिक oocyte या प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब भ्रूणीय अवस्था में ही बननी होंगी ना, जितनी सेल्स हैं वो भ्रूणीय अवस्था में बन जाएंगे, उसके बाद इनका फॉर्मेशन रुक जाएगा। ठीक है, जन्म के पश्चात किसी भी नई उगोनिया या प्राथमिक oocyte का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड जो फेज है वो है वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था होती है। ठीक है, अब वृद्धि प्रावस्था सबसे लंबी प्रावस्था कैसे हुई, जैसे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में वृद्धि प्रावस्था थी, उसका ऐसे कोई लॉन्ग टाइम नहीं था। यहां पर अब जब शिशु का जन्म हो गया, ठीक है, तो जन्म के पश्चात से लेकर जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, ठीक है, जब उनमें मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है, तब तक की ये फेज रहती है या इस फेज का टाइमिंग होता है, इसलिए ये सबसे लॉन्ग फेज होती है। ठीक है, ये जन्म से प्रारंभ होती है तथा यौनारंभ तक चलती है, जैसे ऑलमोस्ट 13 वर्ष की, जैसे अपन मानते हैं ना कि प्यूबर्टी की जो एज है वो ऑन एन एवरेज 13 ईयर्स होती है, तो मतलब कि जन्म के पश्चात से लेकर प्यूबर्टी का जो टाइम होता है वो टाइम पूरा ग्रोथ फेज का होता है। इसलिए जो oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें सबसे लंबी जो फेज होती है वो होती है अपनी ग्रोथ फेज। ठीक है, जिसमें ये जो उगोनिया है या हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक जो oocyte है, वो प्राथमिक oocyte क्या करती है, न्यूट्रिशंस हो गए, वाटर हो गया, इनको एब्जॉर्ब करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, थर्ड जो फेज है वो है अपनी मैचुरेशन फेज। ये तीनों फेज एज इट इज अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फेज है उनकी तरह है। ठीक है, ये जो मैचुरेशन फेज है, ठीक है, अब ये मैचुरेशन फेज स्टार्ट होती है अपने प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फीमेल्स में, ठीक है ना, तो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तब इसका प्रारंभन होता है। ठीक है, सेकंड, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट तथा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सम्मिलित होते हैं। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस फर्स्ट की जो डिप्लोटिन अवस्था थी जिसमें ये सस्पेंड हो रही थी, ठीक है, अब वो या अरेस्ट हो रही थी, अब वो पुनः स्टार्ट हो जाता है, यानी फिर से वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, हमको अच्छे से पता है कि प्रत्येक माह में केवल एक प्राथमिक oocyte द्वितीयक oocyte का निर्माण करती है। ठीक है, ये तो जनरल सिंपल सी बात है कि हमको अच्छे से पता है कि प्रत्येक माह में जो एक ओवरी है उससे एक ओवम का ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो रथ चक्र है उसमें एक ओवम का ही अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पूर्ण होने के पश्चात असमान दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जिनमें से एक तो अपनी प्राथमिक ओटेड होती है और एक होती है प्राथमिक ध्रुवीयकाय। असमान क्यों बोला है, क्योंकि ये जो प्राथमिक जो ओटेड होती है अपनी, ठीक है, वो होती है लार्ज साइज की, और जो प्राथमिक ध्रुवीयकाय है ये होती है स्मॉल साइज की। इनमें अनइक्वल डिवीजन चलता है, असमान इनमें विभाजन चलता है। ठीक है, देखो प्राथमिक oocyte है, इस प्राथमिक oocyte से एक तो बनेगी ध्रुवीयकाय जैसे मैंने बताया, और एक बनती है अपनी द्वितीयक oocyte। ठीक है, या ये जो ध्रुवीयकाय है वो आकार में होती है छोटी, अक्रियाशील कोशिका होती है, मतलब अभी तक इसका कोई फंक्शन ज्ञात हुआ नहीं है। जबकि बात करें जो अपने द्वितीयक oocyte है वो होती है लार्ज, क्रियाशील होती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मेटाफेज स्टेज में आकर अरेंज हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। अब क्या हुआ, देखो अर्धसूत्री विभाजन तो कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, अब ये अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड इनमें स्टार्ट हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही सेकंड स्टार्ट होता है तो अर्धसूत्री विभाजन की
सेकंड की मेटाफेज जो स्टेज है उसमें आकर ये रुक जाती है, क्योंकि इनका जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो तब कंप्लीट होता है जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है, जब इसका निषेचन होता है। ठीक है, याद रहेगा। ये जो ध्रुवीय इकाई है ये अर्धसूत्री विभाजन कर सकती है, या हम कह सकते हैं कि ये डिजेनरेट हो जाती है, इसका कोई फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एक चार्ट से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक सेल है, ठीक है, जिसे हम जर्म सेल या उगोनिया बोलते हैं। मैं इसको ब्लू से यूज कर लेता हूं। नहीं, इसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं रहेगी यार। यह है अपनी जनन कोशिका या ओगोनिया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये जो ओगोनिया है या जो जनन कोशिका है इसका निर्माण अपना होता है भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, जितने भी जो अपनी ओवरीज है, ठीक है, दोनों ओवरीज, उनमें जितने भी ओगोनिया का फॉर्मेशन होना होता है वो अपना भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। आफ्टर जन्म के पश्चात, या हम कह सकते हैं कि जन्म के पश्चात कोई भी ना तो नई जो ओगोनिया है वो कोई भी ना तो बनेगी ना कहीं से ऐड होगी। ठीक है, अब इनमें वही समसूत्री विभाजन चलेगा जैसे कि स्पर्मेटोसाइट सेल्स में चल रहा था या स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में चल रहा था, जिनसे इनका नंबर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब इनका नंबर हो गया इंक्रीज। ये वाली जो फेज चली थी हमारी, ठीक है, इस फेज को बोलते हैं हम गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन स्टेज या मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, और ये जो फेज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाएगी यानी भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल हम बात करें और भ्रूणीय अवस्था में बात करें तो सेकेंड वहां से ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो गुणन प्रावस्था है इसमें मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम उगोनिया का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब सेकेंड अपन बात करते हैं ग्रोथ फेज की। दूसरी जो प्रावस्था है वो है वृद्धि प्रावस्था। और देखो हमने, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया था कि जो वृद्धि प्रावस्था है वो स्टार्ट होती है जन्म के पश्चात। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था जन्म के पश्चात स्टार्ट होती है और जन्म के पश्चात स्टार्ट होने पर ये चलती है प्यूबर्टी स्टेज तक, यानी कि जब तक यौवनारंभ स्टेज, ठीक है, प्रारंभ नहीं होती तब तक ये पूरी प्रावस्था चलती है। ठीक है, तो सबसे लॉन्ग फेज इसको हमने इसलिए बोला था। ठीक है, तो ये लगभग होती है अपनी 13 साल तक की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है, ठीक है, अब क्या करेगी, देखो वृद्धि प्रावस्था में जैसे इनमें से कोई भी एक सेल ले लेते हैं हम, ये अपने आकार में क्या करेगी, वृद्धि। ठीक, जिस तरह स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर रही थी, ठीक है, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करके, ठीक उसी तरह से ये भी क्या करेगी, अपने साइज में वृद्धि करेगी। जब ये अपने साइज में वृद्धि करती है तो इसको कहते हैं हम प्राथमिक oocyte। ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल होती है, प्राथमिक oocyte भी डिप्लॉइड सेल होगी यानी द्विगुणित कोशिका होगी। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक oocyte है जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी तो हर एक ओवरी से, यानी कि अल्टरनेटिव, जैसे एक मंथ में राइट ओवरी से होगा तो नेक्स्ट मंथ में अपनी लेफ्ट ओवरी से होगा। ठीक है, एक जो उगोनिया, या हम कह रहे हैं कि एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में रुक जाती है। अभी तक यहां तक ये डिप्लोटिन स्टेज में रुकी हुई है। ठीक है, अब जब मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो एक सेल है, ठीक है, इस एक सेल में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो फर्स्ट पूर्ण होता है और अर्धसूत्री विभाजन इसमें सेकंड स्टार्ट हो जाता है।
जिसमें भी ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की अगर अपन बात करें तो मेटाफेज स्टेज में आकर ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब मेटाफेज स्टेज में आकर अरेस्ट हो गई, इसने बनाई जो प्राथमिक oocyte है वो अपनी मेटाफेज स्टेज में आकर ये हो गया अपना, ठीक है, प्राइमरी oocyte हो गई अपनी ये। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी अपना, जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया तो मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो इससे दो अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एक सेल तो होगी लार्ज सेल, एक सेल होगी स्मॉल सेल। जो स्मॉल सेल है उसे कहते हैं हम ध्रुवीयकाय या पोलर बॉडी, और जो लार्ज सेल है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक oocyte। ठीक है, द्वितीयक oocyte अनइक्वल डिवीजन चलता है जिसकी वजह से एक सेल की जो साइज है वो होती है लार्ज और एक की होती है स्मॉल। अब इसमें अनइक्वल डिवीजन चला तो ये दोनों सेल्स है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन चला तो ये दोनों सेल हेप्लॉइड्स हो गई। ठीक है, अब ये जो पोलर बॉडी जो अपनी बनी है, ध्रुवीय काय जो बनी है, ये जो ध्रुवीय काय है या तो ये नष्ट हो जाएगी और हो सकता है कि आगे ये फिर से अर्धसूत्री विभाजन कर ले, लेकिन अभी तक इसका कोई फंक्शन ज्ञात नहीं है। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte जस्ट हमने जैसे अभी बात की कि ये मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज में आकर अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है, इसका डिवीजन आगे नहीं चलता। मेटाफेज वो सॉरी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो यहां पर आकर रुक जाता है, आगे चलता नहीं है। ठीक है, यही जो द्वितीयक oocyte है, ठीक है, जब मेस्टुरल साइकिल की जो ओव्यूलेटरी फेज होती है या अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था होती है उसमें यही द्वितीयक oocyte उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसमें आगे ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने पर ये पहुंच जाएगा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये वाली जो फेज थी थर्ड अपनी, इसे कहते हैं अपन परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज। ठीक है, अब देखो ये अपनी जो मल्टीप्लिकेशन फेज थी, ठीक है, जो फर्टिलाइज या हम कह सके एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेज में ये स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, और देन इसके बाद जो सेकंड फेज थी अपनी ग्रोथ फेज थी। ठीक है, ग्रोथ फेज लॉन्गेस्ट फेज थी जो लगभग ऑलमोस्ट 13 इयर्स तक चलती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के बाद में ये जो अपनी द्वितीयक oocyte प्राथमिक oocyte है वो कन्वर्ट होती है सेकेंडरी oocyte में, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी से बनती है टर्सरी, टर्सरी से बनती है ग्रेफियन, और ग्रेफियन से बाद में होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये तो थी अपनी oogenesis की प्रोसेस। ठीक है, अब देखो हमने बात की थी कि जो दो अनइक्वल सेल बनी थी जिसको हम पहली को तो बोल रहे थे ध्रुवीयकाय और दूसरी को बोल रहे थे अपन द्वितीयक oocyte। ठीक है, द्वितीयक oocyte तो ये ओव्यूलेट हो जाती है यानी अंडोत्सर्जित हो जाती है ये तो, और ये रिड्यूस हो जाती है या फर्दर हो सकता है कि आगे डिवीजन करे ध्रुवीयकाय। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ को आधा करने के लिए ध्रुवीयकाय का निर्माण होता है। मतलब यहां पर ध्रुवीयकाय का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि हमको फाइनली जो ओवम या फाइनली जो गैमेट प्रोड्यूस करना है वो करना है हमें हैप्लॉइड, क्योंकि जो अपनी सेल थी प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो डिप्लॉइड सेल थी। इससे बनाने हमको गैमेट्स, और गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इनमें चलता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से दो अनइक्वल सेल बनती है। ठीक है, मियोसिस सेकंड केवल तब पूर्ण होता है जब निषेचन होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो अपनी द्वितीयक oocyte है, ठीक है, ये द्वितीयक oocyte मियोसिस सेकंड में आकर क्या होती है और मियोसिस सेकंड में भी मेनली बात करें तो मेटाफेज स्टेज में आकर ये रुक जाएगी, आगे ये जो डिवीजन चल रहा है वो आगे होगा नहीं। ठीक है, ये डिवीजन कंप्लीट तभी होगा जब स्पर्म आकर इस ओवम को पेनेट्रेट करेगा, ठीक है, या जब निषेचन होगा। ठीक है, अर्थात अगर निषेचन होगा तो जो अंडाणु है वो परिपक्व मादा युग्मक का, या हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ओटिड में या अंडाणु में या परिपक्व मादा युग्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ अगर निषेचन नहीं होता है तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है,
और मेस्ट्रुअल साइकिल के जो मेस्ट्रुअल वेस्ट है उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। एक उगोनिया से एक अंडाणु तथा 2 या 3 ध्रुवीय कायों को निर्माण हो रहा है, ठीक है, जैसे प्राइमरी जो पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, फिर जो अपने सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। सामान्यतः प्रत्येक माह एक परिपक्व ग्राफिन पुटिका का निर्माण हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि मेस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो मेस्ट्रुअल साइकिल में जो ये प्राइमरी oocyte स्टेज थी, ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte स्टेज में हर एक मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तब जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा, ठीक है, तो बनेगी सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स में प्रेजेंट होती है, और जब ओव्यूलेटरी फेज आती है तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल से ये होती है रप्चर होने के बाद में ये सेकेंडरी oocyte जो हमारी ओवरी है उनसे होती है रिलीज, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम ओव्यूलेशन, ठीक है, या अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है। ये अंडाशय से अल्टरनेटिव रूप में होती है, जैसे मैंने बताया कि एक मंथ राइट ओवरी से होगी तो एक मंथ लेफ्ट ओवरी से, ठीक है। यदि समान अंडाशय से 2 पुटिकाएं परिपक्व होती है तथा अंडोत्सर्ग होता है, यदि अगर अपन बात करें कि भाई अगर हो सकता है कि बॉडी में जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे अगर एक ओवरी से 2 जो अपनी सेकेंडरी oocyte है ये मैच्योर होती है, या हम कह सकते हैं कि अगर एक ओवरी से 2 oocyte या एक ओवरी से 2 ओवम का ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, और अगर ये जो दोनों ओवम ओव्यूलेट हुए हैं, इन दोनों ओवम का सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि इन दोनों ओवम्स को अलग अलग शुक्राणु निषेचित कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो बेबी प्रोड्यूस होंगे वो होंगे जुड़वा, ठीक है, और वो जो जुड़वा बेबी होंगे, ठीक है, वो होंगे अनआइडेंटिकल ट्विंस या फेटर्नल ट्विंस, ठीक है। अनआइडेंटिकल ट्विंस या फेटर्नल ट्विंस क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जो दोनों ओवम है वो दोनों सेपरेट है, जब दोनों ओवम सेपरेट होंगे तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है, और उसको दोनों ओवम्स को जो फर्टिलाइज करने वाले जो स्पर्म्स है उनका कॉम्बिनेशन भी अलग होगा, यानी कि हो सकता है कि एक को एक्स स्पर्म जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज किया हो, दूसरे को वाई ने किया हो, तो एक गर्ल होगा एक बॉय होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है oogenesis की, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक उसी तरह अब बात करते हैं हम कि जो oogenesis की जो प्रोसेस है उसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, ठीक है, और किस तरह से ये रेगुलेट होती है, ठीक है। देखो रेगुलेशन की ये जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सेम स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेगुलेशन होता है ना, ठीक उसी तरह से होती है, बट यहां पर डिफरेंसेस आ जाता है हॉर्मोन्स का, ठीक है। जैसे देखो जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो 2 तरह के फैक्टर सिक्रीट करता है, 2 तरह के कारक स्रावित करता है। एक होता है रिलीजिंग कारक, रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन, और दूसरा होता है इनहिबिटिंग फैक्टर या हार्मोन, जिन्हें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट को तो स्रावी कारक बोल सकते हैं, सेकंड को संदमक कारक बोल सकते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी आती है तो जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से एक वेक्टर सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं GnRH, ठीक है, या GnRF, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है, वो अग्र पीयूष के पास आता है। पीयूष ग्रंथि के हमने मेनली 2 भाग पढ़े हैं, अग्र और पश्च, ठीक है, तो अग्र पीयूष के पास ये आता है, और अग्र पीयूष के पास आने के पश्चात ये इस अग्र पीयूष पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और एक्ट करके इससे LH और FSH हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा। LH और FSH हार्मोन है, दोनों गोनेडोट्रोपिन्स है, ठीक है, दोनों लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। अब ये जो दोनों लैंगिक हार्मोन है LH और FSH, ठीक है, ये अग्र पीयूष से निकलकर पहुंचते हैं ओवरी के पास में, ठीक है।
ओवरी के पास में पहुंचे, और ओवरी के पास जब ये पहुंचते हैं तो ये जो oogenesis की जो प्रोसेस चल रही थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी जो oocyte थी, ठीक है, वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में सस्पेंडेड थी, वो फर्दर आगे डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है, और मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज में आकर वो फिर से रुक जाती है। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कहें तो ये जो एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है, ठीक है, ये ओवम के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये आई ओवरी के पास में आया, ओवरी के पास, इस पे ओवरी पे आते इसने एक्ट किया, एक्ट करते ही जैसे हमने वहां पे पढ़ा था एफएसएच और एलएच दो तरह के आ रहे थे, जो अपने लीडिंग कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाओं पर एक्ट कर रहे थे। ठीक उसी तरह से ये क्या करते हैं, जो ओवरी की जो सेल्स है उन पर एक्ट करते हैं और उनसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है तो देखो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ठीक है, ये तो फर्दर जो अपनी प्राइमरी oocyte थी उसके डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी जो फोलिकुलर जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको स्टार्ट कर देता है, जिसमें जो प्राइमरी फोलिकल्स या हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक जो oocyte थी, प्राइमरी जो oocyte थी, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, जिससे सेकेंडरी फोलिकल्स बनती है, टर्सरी फोलिकल्स बनती है, और वो टर्सरी फोलिकल्स मैच्योर होकर वो ग्रेफिन फोलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, जिसमें ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है फोलिकल्स पर एक्ट करता है, जिससे प्राइमरी से और जो ग्रेफिन फोलिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मेस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट से लेकर 13 डे तक चलती है प्रोसेस। ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम से लेकर 13वें दिन तक ये प्रोसेस चलती है। दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब ये फोलिकुलर जो स्टेज चलती रहती है, फोलिकुलर डेवलपमेंट जब चलता रहता है, ठीक उसी टाइम पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये जो यूट्रस है उस यूट्रस में चेंजेस करता है। यूट्रस में चेंजेस कैसे करेगा, तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, ये जो यूट्रस की इनर जो लाइनिंग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, उस एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देगा, जिसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाएगी, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ये जो ग्रोथ हो रही है ना एंडोमेट्रियम की, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन के लिए क्या हो जाए, सुटेबल हो जाए। भाई फर्टिलाइजेशन होना है, 14 डे ओवुलेशन होगा, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट की भी ब्लास्टोसिस्ट वाली जो स्टेज है, ठीक है, वो यूट्रस में आकर इम्प्लांट होगी। और हमको अच्छे से पता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूटेराइन जो इनर वॉल होती है, सबसे अंदर वाली जो भित्ति होती है, वॉल होती है, उसमें होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये तो जनरली इनके नॉर्मल फंक्शन हो गए। अगर हम बात करें कि भाई इनका एक्सेस हो जाए, अधिक अमाउंट में सिक्रेट हो जाए, तो क्या होगा, जब इनका लेवल बढ़ जाता है, अधिक अमाउंट में सिक्रेट हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है कि जैसे ही इनका जो लेवल है, ठीक है, वो बढ़ेगा, बढ़ने के पश्चात ये क्या करेंगे, ये पहुंचेंगे पीयूष ग्रंथि के पास में और हाइपोथैलेमस के पास में, जहां से इनका सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ये खुद के स्राव को रोकेंगे और हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के स्राव को रोक देंगे। ठीक है, जब इनका स्राव होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये बॉडी में यूटिलाइज होंगे, तो इनका जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भाई इनका सिक्रेशन अगर कम हो गया, कि भाई बॉडी में इनका जो लेवल है वो डाउन हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी ये जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से बोलेंगे कि भाई साहब जीएनआरएच रिलीज करो। ये हाइपोथैलेमस जैसे ही जीएनआरएच रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है इनके सिक्रेशन को प्रेरित कर देगी या इनका सिक्रेशन स्टार्ट कर देगी। तो जब इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो जो बॉडी है, ठीक है, उसमें वापस से इन दोनों हार्मोन्स का जो लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, इनका होता है रेगुलेशन। ठीक है, देखो एस्ट्रोजन की निम्न सांद्रता है, उससे एलएच का स्रावण कम होगा, इससे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। यानी कि जैसे एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी, एलएच का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन की जो हाई सांद्रता है, ठीक है, उससे एलएच का स्रावण अधिक होगा। सॉरी, जैसे एस्ट्रोजन की जो सांद्रता है, कंसेंट्रेशन है, वो जैसे ही कम होगी तो एलएच का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा।
ठीक है, तो ये LH के लिए नेगेटिव फीडबैक शो करेगा। और वहीं बात करें हम कि एस्ट्रोजन की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, अगर वो बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगी, यानी कि LH का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब LH का सिक्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, तो ओवुलेशन वाली स्टेज आएगी। LH के उच्च स्राव अर्थात LH उत्सर्ग से ग्राफियन पुटिका टूटती है तथा अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ठीक है, ग्राफियन पुटिका का टूटना, ठीक है, और जो द्वितीयक oocyte है उसका अंडाशय की भित्ति से बाहर आना, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था या ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। और ये जो अंडोत्सर्ग होता है ये होता है LH हार्मोन के प्रभाव में, यानी कि अंडोत्सर्ग प्रावस्था जब भी होगी जब LH अपने पीक पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है LH जो हार्मोन है ये अंडोत्सर्ग के पश्चात क्या करता है कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बचती है, जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल बचती है, ठीक है, इससे कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देता है। क्या होगा, जैसे ही जो रप्चर या फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, ठीक है, इसमें ब्लड आकर इकट्ठा होने लग जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो फर्स्ट स्टेज बनती है उसे कहते हैं हम कॉर्पस हेमोरेजिकम, क्योंकि उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अब वो कॉर्पस हेमोरेजिकम जो होता है वो धीरे धीरे एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। उस ग्लैंडुलर हार्मोन स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इफ अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जो ओवम ओव्यूलेट हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तब तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बना रहेगा 3 मंथ तक, जब तक कि प्लेसेंटा का या अप्रा का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है देन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिग्रेड होता है, विघटित होता है, ठीक है, और एक नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर वाइटिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस, और फाइनली ये कॉर्पस एल्बिगेंस में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, मैक्सिमम सिक्रेशन करता है, क्योंकि देखो अभी हमने जस्ट पढ़ाया कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होगा तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की जो सबसे आंतरिक जो स्तर है, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम के विकास को ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा, यानी कि एंडोमेट्रियम को ये रेडी कर देगा ताकि इसमें इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। साथ में ये थोड़ी सी अमाउंट में एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करेगा और रिलैक्सेशन हार्मोन का भी सिक्रेशन करेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन के अलावा ये एक और हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो होता है इनहिबिन। ये जो इनहिबिन हार्मोन है, अब ये जो इनहिबिन हार्मोन देखो क्या करेगा, 13वें दिन तक क्या हुआ, जो एक फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल थी उसने अच्छे से डेवलपमेंट किया, प्राइमरी से सेकेंडरी बनी, टर्सरी बनी, ग्राफियन बनी, ठीक है, और ग्राफियन बनने के बाद में 14 डे वो क्या हुई, रप्चर होकर ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई। अब ओव्यूलेशन की जब प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, तो उसके आफ्टर जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल है वो अपनी कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी, ये कॉर्पस ल्यूटियम इनहिबिन का सिक्रेशन करेगा। ये इनहिबिन क्या करता है कि एफएसएच हार्मोन को संदमित कर देता है, और जो एफएसएच हार्मोन है यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जो एफएसएच हार्मोन है वो क्या करेगा, प्राइमरी जो उस अपनी फॉलिकल है उसको डेवलपमेंट या उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा ये, ठीक है, जिससे ये सेकेंडरी जो अपने फॉलिकल्स है, टर्सरी फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होगा। अब जब इनहिबिन हो, जब ये सिक्रेट होता है इनहिबिन, तो एफएसएच का सिक्रेशन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। जब एफएसएच रुक जाता है तो नेक्स्ट जो 14 से लेकर जो मेस्ट्रुअल साइकिल की जो लास्ट डेट अपनी 28 नॉर्मली, ठीक है, तब तक कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि एफएसएच का जो लेवल है वो डाउन रहता है, ठीक है। यहां तक कि जो अपनी पूरी प्रोसेस थी ये थी अपनी अंडजनन या oogenesis की। अब हम फर्दर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक अपना, मेस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या रज चक्र या इसे माहवारी भी बोलते हैं, माहवारी, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखो एक मेस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होना, ठीक है, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन इन द सेंस एंडोमेट्रियम का डेवलप होना, डेवलप होने के बाद में एंडोमेट्रियम का रप्चर होना, ठीक है,
और रप्चर होकर वापस से वो जो एंडोमेट्रियम है उसका डेवलपमेंट प्रारंभ होना, ये पूरा कहलाता है एक आर्तव चक्र या एक रज चक्र। ठीक है, एंडोमेट्रियम का आवधिक रूप से मतलब क्या हो गया कि जो अपनी मेस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि होती है, जो सामान्यतया ऑन एन एवरेज 28 डेज की होती है, ठीक है, या आवधिक रूप से या साइक्लिक रूप से इसका टूटना और बाद में इसका प्रतिरोध भवन होने यानी कि बनना, ठीक है, ताकि वह इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाए, इसे कहते हैं हम मेस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र या रज चक्र। ठीक है, अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो नॉर्मली ये 28 डेज का होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। लेकिन हो सकता है कि कुछ फीमेल्स में इसके जो टाइम पीरियड हो वो कम हो और कुछ फीमेल्स में इसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम इसकी जो टाइम पीरियड है या इसकी जो टाइमिंग है वो 28 डेज की लेकर चलते हैं। और वैसे अगर बात करें तो इसकी जो टाइम पीरियड है, इसका जो अवधि है वो 21 से 35 दिन की हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 21 से 35 दिन की हो सकती है, इसके बेसिस पे काफी सारी फीमेल्स ऐसी हैं, ठीक है, जिनमें मेस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 डेज का भी होता है, 25 डेज का भी होता है। काफी फीमेल्स ऐसी है जिनमें ये 30 डेज का भी होता है, 32 35 डेज का भी होता है। ठीक है, नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल जैसे अगर अपन बात करें कि भाई एक जो मंथ है, जैसे जनवरी अपन ने माना, ठीक है, तो नॉर्मल मेस्ट्रुअल साइकिल जनवरी की फर्स्ट जो डेट है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, और कब तक, अगले माह की जो नेक्स्ट डेट है तब तक। ठीक है, जो मेस्ट्रुअल साइकिल है ये ओनली प्राइमेट फीमेल, जैसे कि अपन बात करें ह्यूमन हो गया, गोरिल्ला हो गया, बंदर हो गए, ठीक है, यानी कि जो प्राइमेट गण के जो जीव है, और प्राइमेट गण के जीव में भी उनकी जो फीमेल्स जो है उनके अंदर ही ये चक्र चलेगा। ठीक है, अदर जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल है, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें गाय भैंस वगैरह, इनके अंदर चलता है ईस्टर साइकिल या मध्य चक्र। ठीक है, उस ईस्टर साइकिल या मध्य चक्र में ये जो सिक्रेटरी फेज होती है, या हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग फेज होती है, ये ब्लीडिंग फेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर फर्स्ट टाइम जो मेस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, उस कंडीशन को या उस स्थिति को हम कहते हैं मेनार्क या रजोदर्शन। यानी कि पहली बार जैसे कोई फीमेल है वो मैच्योर हुई, इन द सेंस उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, और प्यूबर्टी स्टार्ट होने पर जैसे उसमें फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम मेनार्क या रजोदर्शन। ठीक है, एंडोमेट्रियम का टूटकर योनि से तरल रक्त अवस्था के रूप में बाहर निकलना या स्रावित होना, इसको कहते हैं रक्त प्रावस्था या मेंसेस। तो देखो मेंसेस और मेनार्क दोनों में डिफरेंस है। मेनार्क तो जब फर्स्ट जो अपना मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको कहते हैं, ठीक है, और जो मेंसेस फेज है उसमें है कि जो अपनी मेस्ट्रुअल साइकिल की वो फेज जिसके अंदर ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, टूटती है, और टूटने के बाद में ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से ये बाहर आती है, उस स्टेज को कहते हैं अपन मेंसेज। ठीक है, जो जनरली 1 से लेकर 5 दिन की हो सकती है या ऑन एन एवरेज 3 से 5 दिन की होती है। ठीक है, देखो ये जो मेस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, ये एंटीरियर जो पिट्यूटरी है यानी अग्र जो पीयूष ग्रंथि है उससे सिक्रेट होने वाले जो दो हॉर्मोन्स हैं एफएसएच और एलएच, इन दोनों से प्रारंभ होता है, तथा अंडाशय से स्रावित होने वाले जो दो हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है इनसे प्रारंभ होता है। मतलब कि सिंपल से वे में बात करें एफएसएच एलएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये चारों हार्मोन क्या कर रहे हैं, इस मेस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इन चारों हार्मोन से ये जो पूरा मेस्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो पूरी मेस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, इसमें होती है 4 फेजेज, इसमें होती है 4 प्रावस्था। ठीक है, पहली जो प्रावस्था है वो होती है रज प्रावस्था, ठीक है, या हम कहते हैं रक्तस्रावी प्रावस्था। और ये जो रक्तस्रावी प्रावस्था वो चलती है मेस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से लेकर डे 5 तक। ठीक है, यानी कि ऑन एन एवरेज ये 5 से 7 दिन की ये पूरी फेज होती है, या 3 to 5 डेज की फेज होती है। ये वेरी करती है फीमेल टू फीमेल, मतलब कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी
जिनमें जो ब्लीडिंग फेज है वो 3 दिन तक चलेगी, कुछ ऐसी होंगी जिनमें 5 दिन, कुछ में 6 दिन भी चल जाती है। ठीक है, देखो अब जो डे फर्स्ट होता है, ठीक है, डे फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो जैसे ही क्या होगा, अपन ने पढ़ा था कि भाई ओव्यूलेशन हुआ और ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्रेफिन फोलिकल है वो अपनी ग्रेफिन फोलिकल कन्वर्ट हो गई थी कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, अब ओव्यूलेशन हुआ था 14 डे। ठीक है, तो पिछले मंथ की 14 डे की बात करें अपन, जिस दिन पर ओव्यूलेशन हुआ था उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था। वो कॉर्पस ल्यूटियम अपना जस्ट बना रहता है 23, 24, 25 तारीख तक। उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या होता है, विघटित हो जाता है। जो डे फर्स्ट आता है नेक्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल का, उस डे फर्स्ट पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, यानी कंप्लीटली विघटित हो जाता है। अब जो कंप्लीटली विघटित हो जाएगा उस टाइम पर क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल बिल्कुल डाउन आ जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन आएगा, ठीक है, तो वो जो गर्भाशय जो एंडोमेट्रियम जिसका डेवलपमेंट हुआ था, जिसका विकास हुआ था, जिसको ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन कर रहा था, ठीक है, उसकी कमी की वजह से वो जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होने लग जाएगी। जैसे ही एंडोमेट्रियम टूटेगी, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के टूटने के साथ में उसमें उपस्थित जो रक्त वाहिनियां है, ठीक है, वो भी टूटेंगी। जैसे ब्लड वेसल्स टूटेंगी, ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी। तो फर्स्ट जो अपनी प्रावस्था है, रज प्रावस्था, वो स्टार्ट हो जाएगी। पिछले चक्र का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो पूर्णतः विघटित हो जाता है डे फर्स्ट पर। डे फर्स्ट टू 5 क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बिल्कुल कम आ जाएगा। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा तो जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम को, तो उनका कंट्रोल खत्म होते एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी, जिससे एंडोमेट्रियम टूटती है तथा रक्तस्राव हो जाता है। रक्त या हम बात कर रहे हैं कि रक्त कभी भी, अब देखो आपने जनरली देखा होगा कि अगर हमारी बॉडी पार्ट्स में कहीं भी कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां से जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो जस्ट कुछ सेकंड के बाद में, ठीक है, या कुछ मिनट में क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। यानी कि जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है, ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लोट नहीं होता है, कभी भी वो ब्लड स्कंदित नहीं होता है। उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, प्लाज्मिन प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, एक होती है फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन तो क्लोट बनाने में सहायता करती है। एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोलाइसिन या फाइब्रिनोलाइसिन, वो जो प्रोटीन है वो क्या करती है, इस ब्लड को क्लोट ही नहीं होने देती। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कभी भी क्लोट नहीं होगा, कभी भी स्कंदित नहीं होगा। ठीक है, एक अपन ने बात की थी कि एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं हम इनिबिन हार्मोन। ये जो इनिबिन हार्मोन है, ठीक है, जब ये सिक्रेट होगा तो एफएसएच एलएच का संदमन हो जाएगा। लेकिन ये जो इनिबिन हार्मोन है, ठीक है, जब इसका संदमन होगा, सिक्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, संदमन की बात कर रहे हैं, जैसे इसका संदमन होगा ठीक उसी टाइम पर जो एफएसएच एलएच है उसका स्तर बढ़ जाएगा। इनिबिन क्या हो रहा था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इनिबिन जो अपना सिक्रेट हो रहा था तो एफएसएच के सिक्रेशन को क्या कर रहा था, ये स्टॉप कर रहा था। जब इनिबिन का संदमन हो रहा है, यानी कि जब इनिबिन इनिबिट हो रहा है, तब एफएसएच एलएच का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा तो एलएच भाई साहब तो अपना क्या करेगा, आकर अपना एक्ट करेगा। ठीक है, एफएसएच का क्या होगा, ये फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा, जिससे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से फिर अपनी ग्रेफिन फॉलिकल बनाएगा। और एलएच फिर क्या करेगा, 14 डे पर अपने पीक लेवल पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होगी और उससे सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगी। उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब होती है सेकंड जो अपनी फेज है जिसे कहते हैं अपन फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एफएसएच एलएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो फेज है वो जनरली चलती है डे 6 टू डे 13, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे 6 था, 5 डेज तक तो अपनी जो मेंसेस फेज चली थी, ठीक है, जिसमें ब्लड सिक्रीट हो रहा था। डे 6 से लेकर डे 13 की अपन बात करें
तो डे 6 से डे 13 का जो पूरा टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग होता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट का, इसलिए इसे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, डे 7 की बात करें अपन, तो डे 7 पर एफएसएच के प्रभाव में एक प्रभावी पुटिका, यानी कि जैसे ही डे 7 पर एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो एफएसएच के प्रभाव में एक जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, एक प्राइमरी फॉलिकल से उसका चयन होता है। ठीक है, इसके साथ में ही देखो, साथ में 15 से 20 जो फॉलिकल्स है वो डेवलपमेंट करेंगी, लेकिन उनमें से सिलेक्शन सिर्फ एक फॉलिकल्स का होगा जो फर्दर ओटिड का फॉर्मेशन करेगी या सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेगी। बाकी जो सेल्स है वो इसकी लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, डे 7 टू डे 13 तक एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई होता है, ताकि ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो चलता रहे। एस्ट्रोजन के प्रभाव में जो एंडोमेट्रियम है उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करके रख रहा है। एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल है वो एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे अचानक से एलएच का जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज होता है। अब एस्ट्रोजन का जो हाई लेवल होगा ये एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा, जिससे 14 डे, ठीक है, एलएच का अचानक से तीव्र स्राव होगा, जिससे ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा। जैसे ये पीक पर पहुंचेगा वैसे ही जो ग्रेफिन फॉलिकल बनी है वो रप्चर हो जाएगी। ग्रेफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर हुई, वो जो सेकेंडरी oocyte है वो वहां से रिमूव हो जाएगी और आ जाएगी जो अपनी कैविटी है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड जो फेज है वो है अपनी ओव्यूलेटरी फेज, जो स्टार्ट होती है अपनी डे 14 पे। जैसे ही एलएच का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, वैसे ही ये क्या हो जाती है, फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एलएच हार्मोन के प्रभाव में ग्रेफिन पुटिका क्या होती है, रप्चर होती है और द्वितीयक जो oocyte है वो मुक्त हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब ये जो द्वितीयक oocyte मुक्त हुई है, ठीक है, वो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज में आकर रुक जाती है। जैसे हमने वहां पर बात की थी कि भाई जो द्वितीयक oocyte है वो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज में आकर रुक गई। अब ये मेटाफेज स्टेज से वापस से कब स्टार्ट होगी, जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और वो बनेगा एक कंप्लीट डेवलप ओवम, जिसके अंदर फिर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी। ठीक है, जो मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाती है। देखो, जो ओव्यूलेटरी फेज होती है, यानी कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेटरी फेज के दौरान जो फीमेल बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर जनरली अगर अपन नॉर्मली बात करें, ठीक है, कि वैसे अपन पता लगाना चाहे कि भाई ओव्यूलेशन किस दिन हुआ है या कब हुआ है, तो जनरली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके हम क्या कर सकते हैं, हम उस स्टेज का पता लगा सकते हैं कि इस दिन ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, जो लास्ट 4 स्टेज है वो है अपनी ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ल्यूटियल या स्रावी प्रावस्था। ये जो प्रावस्था है वो चलती है 15 टू 28 डेज तक। ठीक है, 14 डे ओव्यूलेशन हुआ, अब 15 डे से लेकर 28 डेज तक चलती है स्रावी प्रावस्था। इस प्रावस्था में एक्चुअल में क्या होता है, हार्मोन्स का होता है सिक्रीशन, इसलिए बोलते हैं इसे स्रावी प्रावस्था। ठीक है, अंडोत्सर्ग का दिन हुआ, ठीक है, 14 डे हो गया अंडोत्सर्ग। अब जैसे ही एलएच हार्मोन है उसके प्रभाव में जो ग्रेफियन फॉलिकल जो रप्चर हुई थी, जिसने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया था, अब वो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होती है अपना कॉर्पस हेमोरेजिकम में। ठीक है, क्योंकि वो जो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल है उसके अंदर ब्लड क्या होने लगता है, कलेक्ट होने लगता है। जब उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उस स्टेज को या वो जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हम कॉर्पस हेमोरेजिकम। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस हेमोरेजिकम है, ठीक है, ये धीरे धीरे एक येलोइश और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना, ताकि ये उस एंडोमेट्रियम को बनाए रखे कि उसमें आरोपण हो सके या इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है
ठीक है, वो जो सेकेंडरी oocyte है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो आकर इम्प्लांट होगी, ठीक है, और इम्प्लांट होने के आफ्टर जब तक जो oocyte है, ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट जो अपनी थी और जो यूटेराइन जो वॉल है, इन दोनों के बीच जब तक कनेक्शन अच्छे से नहीं बन जाएगा, यानी कि जब तक इन दोनों के बिटवीन प्लेसेंटा का कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा। इफ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन उस कंडीशन में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है और कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक वाइटिस नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, और अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। एलएच हार्मोन के प्रभाव में फटी हुई ग्रेफिन पुटिका में रक्त एकत्रित होने से सबसे पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम का निर्माण होगा, जो मैंने अभी जस्ट बताया। उसके आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन तथा न्यूरल हार्मोन का स्रावण करता रहेगा, ठीक है। एलएच हार्मोन द्वारा कॉर्पस ल्यूटियम का रखरखाव किया जाता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिन जो हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखेगा, ताकि वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली सिक्रीट करता रहे और उस प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन से वो जो एंडोमेट्रियम है वो बनी रहे, ठीक है। अब देखो, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को ग्रंथिल बनाता है। प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन एफएसएच तथा एलएच का संदमन कर देते हैं, ठीक है, जिससे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट रुक जाता है। तो 15वें से 28वें दिन के बिटवीन कोई भी फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी फॉलिकल्स है वो परिपक्व नहीं होगी। 25वें दिन से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन द्वारा एलएच के संदमन से कॉर्पस ल्यूटियम विघटित होना प्रारंभ कर देता है। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा भाई 25वें दिन, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि भाई 15वें दिन इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 25-26 दिन तक ये बना रहता है, उसके बाद में इसका विघटन प्रारंभ हो जाता है और नेक्स्ट जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसके फर्स्ट डे पर ये कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। 28वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम पूर्णतः विघटित हो जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम पूर्णतः विघटित होगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ जाएगा। एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा तो नेक्स्ट जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो फर्स्ट जो स्टेज है फॉलिकुलर स्टेज वो प्रारंभ हो जाएगी, यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा एफएसएच के इन्फ्लुएंस में। प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हुआ तो एफएसएच एलएच सीक्रेट हुआ, जिसके कारण नया आर्तव चक्र प्रारंभ होता है, नया मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो, हम इसको समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। ये नीचे डेज सारे दिन लिखे हुए हैं, इधर हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेज है, कौन कौन सी कब हो रही है। देखो ये है, अभी चल जाए यार, ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि भाई जो डे फर्स्ट होता है, ठीक है, उस डे फर्स्ट पर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा तो एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा। एफएसएच एलएच का लेवल जैसे ही बढ़ा तो जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जैसे लेवल डाउन हुआ तो जो एंडोमेट्रियम जिसको मेंटेन कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, वो क्या करेगा, उस एंडोमेट्रियम को विघटित करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट टू 5 डेज है, ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड फर्स्ट टू 5 डेज प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। फर्स्ट टू 5 डेज प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये रहा और ये रहा अपना, सॉरी एस्ट्रोजन का लेवल है और ये रहा अपना प्रोजेस्टेरोन का लेवल। ये एस्ट्रोजन का लेवल, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल। फर्स्ट टू 5 डेज जैसे इनका लेवल कम हुआ, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, रप्चर होगी, टूटेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम जैसे ही टूटी तो ये देखो फर्स्ट टू 5 डेज वाली जो स्टेज है ब्लीडिंग स्टेज,
जिसमें आपको यहाँ शो हो रहा है अच्छे से कि किस तरह से एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट टू 5 डेज वाली जो अपनी स्टेज है ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लड सिक्रेशन होता है, वो कंप्लीट होगी। अब जैसे ही क्या हुआ, फर्स्ट टू 5 सॉरी जैसे ही नेक्स्ट जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, जिसके फर्स्ट डेज पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, तो एफएसएच एलएच का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एफएसएच एलएच हार्मोन देखो, ये एफएसएच इंक्रीज हो रहा है और ये अपना एलएच इंक्रीज हो रहा है। एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में जो पुटिकाएं हैं उनका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, और टर्सरी से ग्रेफिन फॉलिकल, यानी कि जब तक 13 डे आएगा तब तक वो ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एफएसएच का हाई लेवल। ठीक है, एफएसएच के प्रभाव में जो प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, टर्सरी में कन्वर्ट होगी और ये बन जाएगी ग्रेफिन फॉलिकल। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी और ये ग्रेफिन। अब जैसे हमने पढ़ा था कि 14वें दिन क्या होगा, एलएच का जो लेवल है वो पीक पर होगा, यानी कि एलएच का जो स्राव है सबसे अधिक होगा। तो ये जो एलएच है उसका स्राव 14वें दिन सबसे अधिक हुआ। जैसे ही इसका स्राव 14वें दिन सबसे अधिक हुआ, ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ये टूटी तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte इससे बाहर आ जाएगा। अब ओवुलेशन हो गया। ठीक है, ओवुलेशन के बाद में जो एलएच है, ठीक है, उसका लेवल डाउन जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन के बाद में एलएच का लेवल कम होगा। ठीक है, और जो एफएसएच है, इस एफएसएच का लेवल भी कम हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही ओवुलेशन 14वें दिन हुआ, 15वें दिन किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो फर्स्ट जो 13 डे तक, ठीक है, या 14 डे तक जो एस्ट्रोजन लेवल था या जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल था, ठीक है, जब वो कम था तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एस्ट्रोजन बढ़ा, इधर प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा। जो इस एंडोमेट्रियम को देखो, फर्स्ट 5 डेज तक तो क्या हुआ कि ये एंडोमेट्रियम थी ब्रेक थी। ठीक है, अब अगले 13 दिन तक ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहे थे, इस एंडोमेट्रियम को कंटिन्यूअसली ग्रोथ करवा रहे थे। जब 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, प्रोजेस्टेरोन सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हुआ। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन से ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है इसकी जो थिकनेस है वो और बढ़ जाती है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो इसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरा रहेगा। जैसे देखो, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है तो इसको मेंटेन कर रहा है। सबसे हाई कब रहेगा ये, ऑलमोस्ट 25 डेज तक। उसके बाद में 25 डेज तक अगर जैसे अपन मानते हैं कि देखो ओवुलेशन 14 डे तक होता है। ठीक है, तो जब हम अब आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल का 11 डे होता है, 11वां दिन होता है, 11वें दिन से जो 17वें दिन का जो टाइम है ये अनसेफ पीरियड होता है क्वाइटस के लिए, यानी कि 11वें दिन से 17वें दिन के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बना रहेगा। इफ अगर वो जो ओवम रिलीज हुआ है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा इसका लेवल। अब लेवल डिक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है, इसका जो एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन कर रहा था ये, वो एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है फिर नेक्स्ट फेज पर या नेक्स्ट जो अपना साइकिल स्टार्ट होगा तब फर्स्ट जो 5 डेज है उसमें टूट कर ये बॉडी से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ये जो अपना सेकंड जो डायग्राम है इसमें सब चीजों को या सारी फेजेस को अच्छे से शो किया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो ये वाले तो पूरे यूटेराइन साइकिल है, ये अपना ओवेरियन साइकिल है, ये अपने एफएसएच एलएच प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल है, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, देखो
फर्स्ट टू 4 डेज में आपको यहाँ इस डायग्राम से अच्छे से शो किया गया है, जिसमें इस यूट्रस से, ठीक है, ब्लड को सिक्रीट होते हुए शो किया गया है कि फर्स्ट टू 5 डेज की जो फेज होती है वो अपनी ब्लीडिंग फेज होती है या मेंसेस फेज होती है, जिसमें ये एंडोमेट्रियम टूटती है और बॉडी से बाहर आती है। सेकंड जो फेज है जिसमें अपन 6 से 13 डे को मान के चल रहे हैं, उस 6 से 13 डे में क्या हो रहा है, जो ओवेरियन जो फॉलिकल्स थी या अंडाशय जो पुटिकाएं थी, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि प्राइमरी थी, उससे सेकेंडरी बनी, से टर्सरी बनी और ग्रेफियन बनी। ग्रेफियन बनने के बाद में 14 डे पर, 13 डे तक ग्रेफियन बन गई। 14 डे पर जैसे ही जो LH हार्मोन है, ठीक है, उस LH हार्मोन का लेवल बढ़ा, जैसे इसका लेवल बढ़ा वैसे ही ओवुलेशन हो गया, ठीक है। उससे पहले FSH का ये लेवल था अपना, ठीक है, और ये अपना एस्ट्रोजन का लेवल था, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल रहा, ठीक है। एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब 14 डे पर ओवुलेशन हुआ। आफ्टर ओवुलेशन जब 14 डे यानी कि 15 डे से 28 डेज तक क्या होगा कि ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है ये इंक्रीज होगा और ये जो एस्ट्रोजन लेवल है ये भी इंक्रीज होगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल, दोनों के लेवल जैसे ही इंक्रीज होंगे तो ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे 25 डेज तक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल हाई रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका लेवल क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम जिसको ये मेंटेन कर रहा था वो एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाती है, ब्रेक होने लग जाती है। यानी कि ओवरऑल जब नेक्स्ट अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तब तक ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। जैसे ही बिल्कुल डिजनरेट हुआ तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट डे है उस डे से 5th डे तक, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक होगी और ब्रेक होकर ब्लड की फॉर्म में वजाइना से बाहर आएगी, ठीक है। अपन ने यहां पर बात की थी कि जो 14 डे था उस 14 डे पर ओव्यूलेशन हो रहा था, ठीक है। तो जब ये ओव्यूलेशन की फेज आती है उस टाइम पर एक जो फीमेल है उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करके या बॉडी के टेम्परेचर को माप कर भी हम पता लगा सकते हैं कि किस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहां पर हम शॉर्ट में जो ये हॉर्मोन्स है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है यानी मेंसेस जो फेज होती है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। भाई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी कि जिसमें भी मेनली बात करें अपन, प्रोजेस्टेरोन तो मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम को। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई तो वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बाहर आ गई, ठीक है। सेकेंड अपन बात करें प्रोलिफेरेटिव स्टेज या फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, अपने पीक पर होता है, या अपन कह सकते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। साथ में ही FSH भी यहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। थर्ड जो फेज आती है वो है अपनी सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज में मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, यानी कि मेल ने भी प्रोजेस्टेरोन का जो उस एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा। फोर्थ जो फेज है अपनी फॉलिकुलर फेज है। फॉलिकुलर फेज होगी FSH के प्रभाव में, FSH फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट फेज थी अपनी ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज मतलब जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसकी वजह से क्या रह रहा है, मेंटेन रह रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। लास्ट अपनी जो मिड फेज आती है 14 डे की, ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ये LH के प्रभाव में क्या होती है, मेंटेन होती है, यानी कि LH हार्मोन का जब लेवल हाई होगा, ठीक है, तब ही ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो ये तो जनरली क्या था कि जो अपनी जो फेजेस थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो कौन से हार्मोन के प्रभाव से रेगुलेट हो रही है वो हमने समझा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ नोट डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि FSH तथा जो LH हार्मोन है इनका लेवल पीक पर कब रहेगा, 12वें से 14वें दिन, क्योंकि LH तो क्या करवा रहा है, अंडोत्सर्ग करवा रहा है,
ठीक है। LH तो अपना अंडोत्सर्ग करवा रहा है और FSH वो जो अंडोत्सर्ग हुआ है, ठीक है, यानी कि जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है, ठीक है, उसका मैच्योर डेवलपमेंट ये करवा देता 13वें दिन तक। प्रोजेस्टेरोन का जो निर्माण है वो 15वें दिन प्रारंभ हो जाता है। 15वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करने लग जाता है और ये 21वें दिन तक क्या होता है, शीर्ष पर, या 21वें से 25वें दिन तक ये शीर्ष पर होता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका जो लेवल है धीरे धीरे गिरने लगता है। ये सभी हार्मोन्स रज चक्र में एक बार ही उच्चतम स्तर पर होते हैं, FSH, LH और जो अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। ये तीनों हार्मोन मेस्ट्रुअल साइकिल में एक बार ही पीक पर पहुंचते हैं, ठीक है, यानी एक बार इनका सबसे ज्यादा स्रावन होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अपन एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है, ठीक है, वो 2 बार इंक्रीज होता है, ठीक है। एक तो फोलिकुलर स्टेज में होता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखो, एक तो ये फोलिकुलर स्टेज थी जिसमें अपना एस्ट्रोजन इंक्रीज पे पहुंच रहा है, और सेकंड जो सिक्रेटरी स्टेज है उसमें ये अपने पीक पर पहुंचता है, ठीक है। सेकंड जो नोट है वो अपना मेनोपॉज, ठीक है, उसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति की जनरली क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, उन फीमेल्स में 45 से 50 की जो आयु है, ठीक है, उस आयु में जो पुटिकी अवस्था या जो ओवम है उनका बनना बंद हो जाता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है। तो जनरली 45 से 50 वर्ष की आयु में रज चक्र का समाप्त होना या रज चक्र का रुक जाना, ठीक है, वो कहलाता है रजो दर्शन, सॉरी, रजो निवृत्ति या मेनोपॉज, ठीक है। नेक्स्ट नोट की बात करें अपन, जैसे एक कंडीशन होती है एमिनोरिया, ठीक है। एमिनोरिया का मतलब क्या हो गया, अगर कोई फीमेल से, ठीक है, उसकी एज भी अपनी मेनोपॉज वाली एज में नहीं पहुंची है, लेकिन जनरली कोई फीमेल्स है उसकी एज कुछ भी मान सकते हो अपन, 22, 23, 25, 30, ठीक है, उसमें अगर ये जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्परेरी रूप से क्या हो जाए, रुक जाए, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रूप से अगर वो फीमेल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हम एमिनोरिया। सामान्यतः ये जो कंडीशन है, ठीक है, वो वयस्क मादाओं में गर्भावस्था को प्रेरित करती है, यानी कि जब प्रेगनेंसी वाली जो स्टेज होती है, तो प्रेगनेंसी वाली स्टेज में FSH LH का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जब FSH LH का लेवल कम होता है तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है नहीं और मेस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, ठीक है। ये तो जनरली एक अपन कह सकते हैं कि ऑथेंटिक रीजन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें असंतुलित आहार लेने से, कुपोषण से, मानसिक तनाव से, दवाओं के साइड इफेक्ट से भी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्परेरी रूप से रुक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नोट है अपना कि अंडोत्सर्ग रज चक्र के मध्य में होता है, यानी 14 डे पर हो रहा है, ठीक है। सामान्य रज चक्र है उसमें 40 से 80 ml ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है, यानी कि एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें फीमेल्स की बॉडी से 40 to 80 ml ब्लड क्या होता है, लॉस होता है, और ऑन एन एवरेज जनरली अपन मान के चलते हैं 100 ml तक, ठीक है। ये 4 फेजेस थी, ठीक है, जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें। पहली जो फेज थी वो थी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज, जो अपनी 1 to 5 डेज तक थी, ठीक है, जिसमें जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो रही थी और ब्रेक होकर बॉडी से बाहर आ रही थी। सेकंड फेज थी अपनी प्रोलिफेरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। ये प्रोलिफेरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज थी अपनी 13 डे तक, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, जो ओवरीज थी, इन ओवरीज के अंदर फोलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था। फोर्थ फेज थी अपनी ओव्यूलेशन, ये थी अपनी 14 डे पर, जिसमें क्या हो रहा था कि ये जो एक ओवरी है उससे ओवम लाइब्रेट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी फोर्थ फेज थी, जो अपनी 15 to 28 डेज तक थी, ये थी अपनी ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, जिसमें क्या हो रहा था कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था। अब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में ये जो एंडोमेट्रियम थी, ठीक है, वो क्या हो रही थी, स्थूलित हो रही थी, यानी इसका विकास हो रहा था ताकि इंप्लांटेशन हो सके इसमें। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट
मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो डिजीज है उनके बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल चक्र है, ठीक है, वो कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकता है। जैसे देखो, फर्स्ट जो कंडीशन एमिनोरिया, मैंने आपको बताया रक्त चक्र की अनुपस्थिति, जो जनरली क्या होता है प्रेगनेंसी की वजह से रुक सकता है, या असंतुलित खाना हो गया, कुपोषण हो गया, टेंशन हो गई, या अपन कह सकते हैं कि कोई मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट से हो सकता है। सेकंड जो कंडीशन है वो है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी का मतलब क्या हो गया कि जनरली देखो, हमने जो प्यूबर्टी की एज है वो फिक्स कर रखी है कि ऑन एवरेज 13 ईयर्स है, उस पर प्यूबर्टी प्रारंभ हो जाती है। 13 साल की अवस्था है उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रक्त चक्र प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें प्रीकोशियस प्यूबर्टी का मतलब कि 8 या 9 साल की एज में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए अगर किसी फीमेल में, ठीक है, तो उस डिजीज को कहते हैं अपन प्रीकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। एक कंडीशन होती है पोलीमेनोरिया, ठीक है। पोलीमेनोरिया का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर कोई फीमेल है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में रज चक्र की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो बढ़ जाए। रज चक्र की आवृत्ति मतलब कि सिंपल से वे में कहें तो जो पूरी जो एक इसका जो टाइम पीरियड है जो अपन 28 डेज का लेकर चल रहे हैं ऑन एन एवरेज, अगर वो जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए, जब टाइम पीरियड कम होगा तो पीरियड्स बार बार आएंगे, ठीक है। तो सिंपल से वे में बात है, पोलीमेनोरिया का मतलब क्या हो गया कि रज चक्र की जो आवृत्ति है वो बढ़ गई, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइमिंग है वो कम हो गया, यानी कि ऑन एन एवरेज 21 डेज का हो गया। अब 20 जनरली 28 डेज में जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रहा था वो अब 21 डेज में रिपीट हो रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पोलीमेनोरिया, ठीक है। एक होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि जैसे पोलीमेनोरिया में क्या हो रहा था, रज चक्र की आवृत्ति बढ़ रही थी तो रज चक्र की जो टाइमिंग है, ठीक है, वो कम हो रही थी, 21 डेज हो गई थी। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, यानी कि ऑन एन एवरेज 35 डेज तक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। एक कंडीशन होती है मेनोरेजिया, ठीक है। मेनोरेजिया में क्या होता है कि जनरली देखो हमने पढ़ा है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 60 to 80 ml जो ब्लड है उसका लॉस होता है, या ऑन एन एवरेज 100 ml ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। और मेनोरेजिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो ब्लड जो लॉस हो रहा है उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, जैसे ऑन एन एवरेज हम 60 to 80 ml लेकर चल रहे थे या 100 ml लेकर चल रहे थे, अगर 100 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होने लग जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम मेनोरेजिया, ठीक है। एक है डिसमेनोरिया, ठीक है। डिसमेनोरिया का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, ठीक है, जनरली देखो क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा चलता है, ठीक है, वो बिना दर्द के चलता है। अगर कोई फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल दर्द से आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डिसमेनोरिया। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिक्रेशन के कारण होता है, ठीक है। तो ये जनरली अपने एमिनोरिया हो गया, प्रिकोशियस प्यूबर्टी हो गई, पोलीमेनोरिया हो गया, ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया या डिसमेनोरिया, ठीक है, ये कुछ डिजीज हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि आज हमने जो क्लास है उसमें ओजेनेसिस कंप्लीट कर ली और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। तो याद करो अंडोत्सर्ग कब हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो अंडोत्सर्ग है वो हो रहा था 14 डे, ठीक है। और 14 डे पर कौन से हार्मोन का जो लेवल है वो पीक पर था, तो हमने पढ़ा है कि 14 डे पर LH हार्मोन है वो अपने पीक पर होता है, और LH हार्मोन की वजह से ही ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो हो गया अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन, ठीक है। तो जनरली आज की क्लास में अपन ने ओजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें फिर हम फर्दर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप
ये जो दोनों टॉपिक्स है इनके क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगा लीजिएगा, डीएसए डिस्कस कीजिएगा। और साथ में एनसीईआरटी को, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ मैं, कि एनसीईआरटी को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय।